पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए पीएफआई और उसके सदस्यों, संबद्ध संगठनों और फ्रंट्स को तत्काल प्रभाव से 5 साल के लिए अवैध संघ घोषित कर दिया। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए पीएफआई और उसके साथ संगठनों को 5 साल की अवधि के लिए अवैध संघ घोषित कर दिया है। बुधवार को इस संगठन को आतंकी फंडिंग से कथित संबंधों के लिए प्रतिबंधित किया गया। केंद्र की ओर से इस कार्रवाई के अलावा 8 और संगठनों पर भी टेरर लिंक को लेकर चाबुक चलाया गया है। इनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन व रिहैब फाउंडेशन है। केंद्र की ओर से यह एक्शन ऐसे वक्त पर लिया गया जब एक दिन पहले ही पीएफआई के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई की गई थी। देश के 7 राज्यों से इस संगठन से जुड़े 170 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए। पीएफआई पर कट्टरपंथ से जुड़े होने का अक्सर आरोप लगाया जाता रहा है। इसके खिलाफ 5 दिन पहले देश भर में इसी तरह की एक कार्रवाई किए जाने के बाद ये छापे मारे गए। छापेमारी की कार्रवाई उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश की पुलिस ने की। एनआईए के नेतृत्व में विभिन्न एजेंसी की टीम ने देश में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के आरोप में 22 सितंबर को पीएफआई के खिलाफ 15 राज्यों में छापेमारी की थी। एनआईए पीएफआई की संलिप्तता वाले 19 मामलों की जांच कर रही है। केंद्रीय एजेंसी के निर्देश पर देश के कई राज्यों में पीएफआई पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। अमरावती में भी पीएफआई के जिला संयोजक सोहेल नदवी को हिरासत में लिया गया है। पीएफआई के खिलाफ देश भर में कार्रवाई शुरू है। टेरर लिंक के आरोप के बाद विदर्भ में भी पीएफआई के पदाधिकारियों पर शिकंजा कसा गया है। केंद्रीय एजेंसी के निर्देश पर अमरावती में पीएफआई का जिला संयोजक सोहेल नदवी को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आगे की जांच की जा रही है। आज सकाळी पीएफआयच्या एक सदस्य यांना आम्ही 151 CRPC मध्ये अटक केलेली आहोत आणि पुढची कारवाई करत आहोत। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के बाद कांग्रेस समेत कई अन्य पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, जिस पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस तरह की मांग करने वालों की आलोचना की है। उन्होंने सवाल किया है कि भाजपा शासित ही नहीं बल्कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी आरएसएस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। वेगवेगळ्या प्रकारचे इनपुट्स हे सगळ्याच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या एजन्सीजला मिळत होते। विशेषतः आपल्याला माहिती आहे की जसं दहशतवादी कृत्य करून आपल्या देशाला खिळखिळ करण्याचा प्रयत्न काही लोक करतात, तसंच सायलेंटली वेगवेगळ्या मार्गातनं समाजामध्ये तेढ निर्माण करून आपल्या देशाचं सोशल फॅब्रिक हे त्या ठिकाणी डिस्ट्रॉय करून आणि वेगवेगळ्या समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम काही लोक करत होते आणि पीएफआय त्याच्यामध्ये फार पुढे होतं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पीएफआई पर केंद्र सरकार का प्रतिबंध सही निर्णय है। फडणवीस ने कहा कि एनआईए को पीएफआई के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के बारे में सबूत मिलने के बाद ही सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया। विशेषतः सर्वात पहिल्यांदा केरळ सरकारने ही मागणी केली की पीएफआयवर बंदी घातली पाहिजे। त्यानंतर वेगवेगळ्या सरकारने या संदर्भात केंद्र सरकारशी पाठपुरावा केला आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे सगळे पुरावे उपलब्ध आहेत। अमरावती के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक मरीज ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अमरावती के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सुरेश माकोड़ी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन भर्ती होने के कुछ देर के बाद ही उसने चादर के सहारे फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इस घटना के सामने आने के बाद तरह तरह की बातें की जा रही है। एक और हॉस्पिटल के डॉक्टर इसे मरीज की परेशानियों से जोड़कर देख रहे हैं, तो वही मृत मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों द्वारा उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल तो पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है। डॉक्टरच्या अलगर्जीपणामुळेच माझा पेशंट गेला। त्यांना त्रास होता, त्यांनी आत्महत्या केली। काय करू त्यांच्यावर कार्यवाही मी आता म्हटलं पोलिसांना की मला यांचा रिपोर्ट द्यायचा आहे, तर ते म्हणे तू देऊ शकता म्हणे, आपण पहिला इरविनला नेऊ म्हणे आणि पोस्टमार्टम जे करायचे ते करून घेऊ। अमरावती में ओबीसी किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में ओबीसी महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबनराव तायवाड़े ने जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की।
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा अमरावती जिले के चांगापुर में श्री क्षेत्र देवस्थान में ओबीसी शेतकर सम्मेलन और गौरव पुरस्कार का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय ओबीसी किसान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश साबले द्वारा आयोजित इस अवसर पर राज्य भर से ओबीसी समुदाय के किसानों के 800 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। 14 प्रगतिशील ओबीसी पुरुषों और महिलाओं को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। इसी बैठक में किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई। इस दौरान ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबनराव तायवाड़े ने कहा कि सभी ओबीसी समुदाय को एकजुट करके उनके न्याय के अधिकार के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू करना चाहिए। प्रामुख्याने 3 मागण्या सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आहे की ओबीसीची जात न्याय जनगणना सुरू करा, प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका स्तरावरती विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल सुरू करा आणि नॉन क्रिमिनलची अट रद्द करा, नाही तर तोपर्यंत आमची मर्यादा 20 लाख रुपये करा। या प्रामुख्याने मागण्या आमच्या आहेत आणि बाकीच्या मागण्यासुद्धा केंद्र सरकारकडे 22 मागण्या आहे आणि राज्य सरकारकडे 34 मागण्या आहे। या सर्व मागण्यांवर आजच्या संमेलनामध्ये विचार विमर्श करून या मागण्याकरता दोन्ही सरकारची केंद्र आणि राज्य सरकारची संघर्ष करावं असं ठरलेलं आहे। ओबीसी महासंघ की बैठक को सफल बनाने में राष्ट्रीय ओबीसी किसान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश साबले एवं मित्र परिवार का विशेष योगदान रहा। इस दौरान मान्यवर अतिथियों का सत्कार भी किया गया। प्रकाश साबले ने ओबीसी के युवा और किसानों की मांग को प्रधानता देने की मांग की। या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एक शेतकऱ्यांच्या संदर्भात आपण कोणती भूमिका घेतली पाहिजे त्याचं विचार मंथन झालं आहे। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनरावजी तायवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली हे मोठं संमेलन झालेलं आहे आणि या संमेलनाच्या माध्यमातून या देशातल्या ओबीसी समाजातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी एक कृती आराखडा बनवून येणाऱ्या काळात आम्ही त्या संदर्भात आंदोलन असो, चळवळ असो आणि कोणती ठोस भूमिका असो ती घेण्याची आमची पूर्ण तयारी झालेली आहे। ये बैठक ओबीसी समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण रही। अरुण जोशी, यूसीएन न्यूज, अमरावती। अमरावती में नवरात्रि का जबरदस्त उत्साह है। देवी मां की पूजा अर्चना के साथ ही गरबा भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अमरावती की सांसद भी स्थानीय नागरिकों के साथ गरबा की। अमरावती में कई जगह गरबा का आयोजन किया गया है। शहर के राजापेट स्थित श्री रामदेव बाबा मंदिर प्रांगण में आयोजित रास गरबा का सांसद नवनीत राणा ने उद्घाटन किया। इस दौरान समाज सेवक चंद्र कुमार जाजोदिया समेत मान्यवर अतिथिगण उपस्थित थे। युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी सूरज मिश्रा द्वारा आयोजित इस रास गरबा में स्थानीय नागरिकों के साथ ही सांसद नवनीत राणा ने भी गरबा किया। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में एक ट्रक के कुछ खराबी के होने के बाद वेल्डिंग करने के दौरान आग लग गई। इस घटना के बाद ट्रक चालक ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक को पानी की जगह पर ले गया, जिसके बाद बड़ा नुकसान टल गया। वैसे इस घटना में 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अंजनगांव सुरजी में ट्रक मालक रियाज अहमद खान के ट्रक में वेल्डिंग के दौरान ही अचानक से आग लग गई, जिसके बाद चालक ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक को संतरा मंडी से तुरंत बाहर निकाला और चलाते हुए पानी के स्थान पर लेकर गया, जिससे बड़ा नुकसान होते होते बच गया, लेकिन ट्रक में रखा 2 लाख रुपए का माल जल गया। वैसे इस घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल की गाड़ी भी पहुंची थी, लेकिन तब तक आग पर नियंत्रण पा लिया गया था। ट्रक ड्राइवर अंकुश शेगोकार की बहादुरी और सूझबूझ की काफी तारीफ हो रही है। अपने अलग अंदाज के कारण हमेशा अधिकारियों पर भारी पड़ने वाले पूर्व मंत्री बच्चू कडू का अब एक कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन विधायक बच्चू कडू और कार्यकर्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की। प्रहार संगठन के नेता और विधायक बच्चू कडू किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। अपने तेज स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले कडू को हाल ही में एक सरकारी अधिकारी पर हाथ उठाने के मामले में जमानत मिली है, लेकिन अब उनका अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हाथ उठाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि उस वीडियो में विधायक बच्चू कडू कहीं भी कार्यकर्ताओं को मारते नजर नहीं आ रही हैं। विधायक बच्चू कडू ने सफाई दी है कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर विपक्ष मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मला वाटतं कार्यकर्ता जे काही दाखवलं ते मधातच काय म्हणते थापीचा आवाज बरोबर रंगून दाखवलेला आहे। मी फक्त याला हात होता तू थांब म्हटलं, असंच म्हटलं फक्त थांब, त्याला मी बोलतो त्याच्यासोबत। एवढा प्रकार आणि तो मारहाणीपर्यंत, मारहाण कायले म्हणतात म्हणजे काही काही मीडियावालेचं तर मला आश्चर्य वाटतं का मारहाण म्हणजे
पेशंट बोलावलं, त्याला मारहाण, दाताभुक्क्या मारल्या, खाली पाडलं, याला मारहाण म्हणतोय. इस बीच कड़ू और कार्यकर्ता दोनों बुधवार को अमरावती में मीडिया के सामने पेश हुए और इस वीडियो मामले पर पर्दा डाला. मेरी पिटाई नहीं हुई है, कड़ू ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, बस रुकने को कहा था, ऐसा वीडियो में दिख रहे कार्यकर्ता सौरभ इंगोले ने बताया. उन्होंने दावा किया कि वीडियो गलत तरीके से वायरल किया गया है. त्यांना काहीही न करता विरोधकांना खोटी प्रसिद्धी हवी होती. मग नेत्यातून कार्यकर्ता दुरावा कसा निर्माण होईल, बस एक षडतंत्र होतं. बाकी नाही. रस्त्याच्या लोकेशनवरून त्यांनी फक्त हे केलं का बा रस्ता जिल्हा परिषद शाळेपर्यंत आहे, तो शाळेपर्यंत का बरं केला नाही. मी त्याला तेच समजत होतो का तो इस्टिमेटमध्ये 3 मीटरचा रुंद होता, आपण 6 मीटर, कुठे 7 मीटर, कुठे 6.5 मीटर असा आपण रस्ता केल्यावर तो जाईल कसा, त्याची आपोआपच लांबी कमी होईल. त्या हिशोबानं तो रस्ता तिथं गेला नाही. तर तो वारंवार एकच एक मुद्दा, ते तुम्ही बोर्डावर लोकेशन तसं टाकलं आहे तर ते मला रस्ता दाखवा. तर भाऊनं एवढंच म्हटलं, थांब रे म्हणे, मी बोलतो. याच्याशिवाय दुसरं काही झालं नाही. ते रंगून केलेला, एडिट करून केलेलं असू शकते ते. पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने आदेश दिया कि अमरावती शहर में रास गरबा खेलने वालों को बिना आधार कार्ड के प्रवेश नहीं दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने सुरक्षा के लिए हर गरबा स्थल पर CCTV लगाने के भी आदेश दिए हैं. इस वर्ष कोरोना के बाद नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. अमरावती शहर में 53 स्थानों पर गरबा दांडिया कार्यक्रम होगा. इस कार्यक्रम में सेलिब्रिटी के आने से भीड़ और अनुचित घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने ये भी निर्देश दिया कि आधार कार्ड दिखाए बिना किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. शहर में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 1500 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है. या निमित्ताने पोलीस विभागातर्फे एक आव्हान मी सर्व गरबा व दांडिया आयोजकांना केलेले आहोत की तुम्ही ज्या स्थळावर हे गरबा व दांडियाचे आयोजन करत आहोत तिथे CCTV कंपल्सरी आहे. तसेच तुमचे सुरक्षा रक्षक आणि बाउन्सर असणे गरजेचे आहे. आणि जे गरबा व दांडिया खेळायला पुरुष महिला मंडळी जे कोणी येणार आहे त्यांची एंट्रीच्या वेळी त्यांचे आधार कार्ड चेक करण्यात येईल. एक रजिस्टर मेंटेन करण्यात येईल ज्याच्यामध्ये कोण येत आहे हे माहिती आपल्याला मिळेल, जेणेकरून कुठल्याही प्रकारचे समाजकंटक असं गरबा व दांडियामध्ये येऊन महिलांची छेडछाड करू नये, हे आमचा उद्देश आहे. तसेच पोलीस विभागाची पेट्रोलिंग सतत चालू राहणार आहे आणि गरबा व दांडियाचे कार्यक्रम संपलेवर या महिलांना आम्ही आमचे पोलीस व्हेकलचे पेट्रोलिंगमध्ये कवरमध्ये त्यांना घरी पहुंचणार आहोत. विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने अमरावती जिले के दरियापुर तहसील कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और नागपुर समझौते की होली जलाई. 28 सितंबर 1953 के नागपुर समझौते के अनुसार विदर्भ को महाराष्ट्र में शामिल किया था, लेकिन समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया गया, जिसमें विदर्भ का बैकलॉग बढ़ गया है. इससे दुष्प्रभावों में किसान आत्महत्या, बेरोजगारी, बढ़ती नक्सलवाद, कुपोषण जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं. इसके लिए विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से तहसील कार्यालय के सामने नागपुर समझौते की होली जलाई गई. इस अवसर पर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे. वेगळा विदर्भ झालाच पाहिजे. विदर्भ आमच्या हक्काचा नाही कुणाच्या बापाचा. विदर्भ आमच्या हक्काचा नाही कुणाच्या बापाचा. लेके रहेंगे विदर्भाला लेके रहेंगे. विदर्भातील जनतेची संमती न घेता जबरदस्तीने महाराष्ट्रात सामील केल्या गेले, तेव्हा एक करार केला गेला जो करार महाराष्ट्र करार म्हणून ओळखला जातो. त्या करारामध्ये लोकसंख्येनुसार 23% वाटा हा विदर्भाला द्यायचे ठरलेले असताना जसे शासकीय नोकऱ्यांमध्ये 23% नोकऱ्या ह्या विदर्भाच्या वाट्यावरती द्यायच्या, महाराष्ट्र शासनाच्या तिजोरीमधील विदर्भाचा वाटा हा 23% राहील असे असताना सुद्धा महाराष्ट्र सरकारने हा करार पाळला नाही. त्यामुळे आज 28 सप्टेंबरचे औचित्य साधून संपूर्ण विदर्भामध्ये 11 जिल्हे व 120 तालुक्यामध्ये आज विदर्भ राज्य आंदोलन समिति या नागपुर कराराचं दहन करीत आहे. सांसद नवनीत राणा ने बुधवार को अमरावती में जिला महिला प्रसूति अस्पताल के नव सुसज्जित भवन का निरीक्षण किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल्दी ही इस भवन को जनता की सेवा में लोकार्पण किया जाएगा.
अमरावती जिला महिला अस्पताल में 2 दिन पूर्व आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर जिला महिला अस्पताल का नया सुसज्जित आधुनिक भवन खड़ा है और इस भवन का निरीक्षण अमरावती की सांसद नवनीत राणा और जिला अस्पताल के सर्जन डॉक्टर दिलीप सौंदले ने किया। भवन में 200 बिस्तरों की व्यवस्था है। सांसद नवनीत राणा ने बताया कि अगले 3 महीने में नया भवन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और इस काम के लिए 17 करोड़ रुपए की निधि की आवश्यकता है। नवनीत राणा ने आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही निधि प्राप्त कर इस भवन को जन सेवा में लाएंगे ताकि जिला महिला अस्पताल जैसी घटना दोबारा न हो। इन्फ्रास्ट्रक्चरली मेन जे कामं असतात ते सगळं पूर्ण झालेलं आहे आणि जे घटना 2 दिवस आधी जी आयसीयूमध्ये बच्चूंसोबत झालेली आहे आग लागून, तर मला वाटते तेच पाहणी करण्यासाठी स्पेशली आज मी इथे आली। CS साहेब आमचे सगळे मेन अधिकारी आहे, PWDचे अधिकारी सगळे इथे उपस्थित आहे, डॉक्टर्स आहे, आम्ही ते पाहिलेली आहे। तिथे फक्त 27 मुलांना ठेवण्यासाठी जी आम्हाला बेडिंग होती, आता हे नवीन बिल्डिंगचं ज्या दिवशी इनॉग्रेशन झालं, आम्ही प्रयत्नात आहे की जे 17 कोटी अजून आम्हाला लागतात आहे फर्निचरसाठी आणि इक्विपमेंटसाठी, ते जर लवकरात आम्हाला सँक्शन आणि ते पैसे भेटले ते लवकरात त्याचं काम पूर्ण करून 2-3 महिन्यात त्याचं इनॉग्रेशनही करू शकतो आपण। अमरावती जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुष्ठ रोगियों और टीबी के मरीजों को ढूंढने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 13 से 20 सितंबर के बीच जिले के 11,47,082 लोगों की जांच की गई। जिले में अब तक टीबी के 56 और कुष्ठ रोग के 60 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अमरावती जिले में 5,26,250 घरों में से 3,12,129 घरों का दौरा किया। इनमें 7,314 संदिग्ध मरीज मिले। इनमें से 2,786 मरीजों की जांच की गई। 60 मरीज पॉजिटिव पाए गए। साथ ही टीबी के 3,863 संदिग्ध मरीज मिले हैं। इनमें से 2,444 मरीजों के नमूने जांचे गए हैं और 1,093 का एक्सरे कराया गया है। इनमें से अब तक 56 नए टीबी मरीज मिले हैं। आमच्या क्षयरोगाच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं तर आपला राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रम अमरावती ग्रामीण भागामध्ये आपली जी मोहीम सध्या राबवत आहोत, सक्रिय क्षयरोग शोध मोहीम, याच्यामध्ये आपण 13 जी आपल्या सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबरच्या दरम्यान आपले एकूण 11 दिवस झालेले आहे। आपल्याला जे उद्दिष्ट पूर्ण दिलेलं आहे या 13 ते 30च्या दरम्यान ते 21,02,007चं जे आहे लोकसंख्येचं उद्दिष्ट आहे। त्याच्यामध्ये आपण जे तपासलेले सध्या आहे लोकसंख्या ती आहे आपली 17,63,974। याच्यामध्ये आपले जे संशयित क्षयरुग्ण निघाले आहेत ते आहेत 6,217। त्यापैकी आम्ही जे तुमकी नमुने घेतलेले आहेत ते आहे आपले 5,641। त्याच्यापैकी आम्ही जे मायक्रोस्कोपी लावलेली आहे ती आहे आमची 5,208। जे आमचे संशयित रुग्ण निघाले त्याच्यापैकी आम्ही 2,985 जे संशयित रुग्ण आहेत त्यांचे एक्सरे केलेले आहे आणि याच्यामध्ये आमचे जे निदान झालेले क्षयरुग्ण आहेत ते आहेत आमचे 129। तर मागच्या वर्षीच्या तुलना जर केली तर आमची थोडी याच्यामध्ये वाढ आहे आणि उर्वरित जे आमचे 3 दिवस आहे तर या 3 दिवसाचा आमचा कृती आराखडा तयार झालेला आहे। म्हणजे याच्यामध्ये ज्यांचं काम निरंक आहे आणि किंवा ज्यांचं काम कमी आहे तर त्याची निश्चितच आमची जी संख्या आहे किंवा क्षयरोग निदान झालेले जे रुग्ण आहेत तर हे आपले जिल्ह्यामध्ये वाढेल आणि त्यांची जेव्हा आपण निदान करतो आपण त्यांना त्वरितच जे आहे उपचारावरती पण घेतो। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर कुष्ठ और टीबी के रोगियों का पता लगाना और उन्हें दवाएं पहुंचाना है। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर के काफिले पर हुए हमले के मामले में 14 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायालयीन हिरासत में भेज दिया है। शिवसेना से बगावत कर शिंदे गुट में शामिल होने वाले विधायक संतोष बांगर को अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में शिवसैनिकों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। संतोष बांगर से नाराज शिवसैनिकों ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर 10 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया था, जिसके बाद फिर से 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इन सभी को न्यायालय ने 10 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। महेंद्र दिप्टे, राजेंद्र आकोटकर, अभिजीत भावे, गजानन चौधरी, सुनील उर्फ गजानन दाहोडे, रविंद्र नाथे, गजानन विजयकर, शरद फिस्के, मयूर रॉय, गजानन फाटे, अंकुश गुजर, प्रवीण नेमाडे, विनोद पायघन, अंकुश दातिर को जेल भेज दिया गया है। शहर में चर्चा है कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आरोपियों के खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज किए हैं। वैसे मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया था।
अमरावती में पुलिस ने चावल से लदे एक ट्रक को पकड़ा है। ट्रक चालक के पास से सही कागजात नहीं मिलने से पुलिस को संदेह है कि अनाज की तस्करी की जा रही है। पिछले कुछ महीनों से कालाबाजारी में सरकारी राशन के चावल बेचे जाने की घटनाएं सामने आ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अवैध रूप से चावल का परिवहन करने वाले ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अमरावती में पुलिस ने राष्ट्रीय महामार्ग पर कार्रवाई कर चावल से लदे ट्रक को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि अकोला जिले के बालापुर से ये चावल गोंदिया जिले में भेजा जा रहा था। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा यूसी न्यूज अमरावती।